हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 1 यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये आपका 2021-22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, लेकिन अब जो है ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर बन चुका है और इसका नाम हो गया है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस जो है इससे हटा दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चैलेंजेस का टॉपिक है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस ही आते हैं, बाकी के सारे क्वेश्चंस तो आपके वही रहेंगे और पेपर भी वही रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं तो हमारे लिए आगे पेपर अटैम्प्ट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पे आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड डेटा जो है हम प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है वैदिक कालीन परा पाठ्याचार्य में इसका अध्ययन सम्मिलित नहीं है। इन सब में से किसका अध्ययन वैदिक काल में जो है पाठ्याचार्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर है यज्ञादि। यज्ञादि यानी कि सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस जो है वो वैदिक काल में नहीं पढ़ाया जाता था, हालांकि धर्मानुकूल आचरण करना, धर्मशास्त्रों को पढ़ना ये वैदिक काल में पढ़ाया जाता था। दूसरा जो क्वेश्चन में है उसमें आपसे पूछा गया है बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? जब गौतम बुद्ध का काल चल रहा था तो उस समय जो शिक्षा दी जाती थी स्टूडेंट्स को वो कौन सी भाषा में दी जाती थी? वो दी जाती थी आपकी पाली भाषा में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमसे पूछा गया है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए है? जो आपका मिड डे मील होता है वो किसके लिए होता है? क्या वह केवल लड़कियों के लिए होता है या फिर SC/ST जाति के बच्चों के लिए? स्टूडेंट्स, वो होता है प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों के लिए। ओके, ना कि सिर्फ केवल गरीब बच्चों के लिए। प्राथमिक विद्यालय में जो भी बच्चा पढ़ने जाएगा, सरकारी स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ेगा उसको मिड डे मील भोजन ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पत्राचार शिक्षा की शुरुआत की? यानी कि जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन है भारत में किस विद्यालय ने शुरू की थी, किस विश्वविद्यालय ने शुरू की थी? तो इसका आंसर है हमारा दिल्ली, यानी कि आपका जो दिल्ली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन शुरू की थी सरकार ने। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वुड एबर्ट समिति का कार्यक्षेत्र। जो वुड एबर्ट समिति है उसका क्या कार्यक्षेत्र? क्या वो केवल सामान्य शिक्षा प्रोवाइड करते थे या फिर व्यावसायिक शिक्षा भी देते थे? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारा ए और बी दोनों है, क्योंकि वो सामान्य शिक्षा भी देते थे और व्यावसायिक शिक्षा भी। सामान्य यानी कि आपकी जनरल एजुकेशन, व्यावसायिक यानी कि आपकी वोकेशनल एजुकेशन। अब हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में विद्यालय शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? स्टूडेंट, 6th क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो 6th क्वेश्चन है उसमें जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से ऑप्शंस में थोड़ी सी गलती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका NCTE। जो आपकी NCTE की संस्था होती है वो भारत में विद्यालय शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। वो शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब हम चलेंगे अपने 7th क्वेश्चन में। हमारे 7th क्वेश्चन में हमें मैचिंग दी गई है, ठीक है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं उनके कार्य पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, इस मैचिंग के अंदर जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट का आंसर है आपका बी। UGC का काम होता है उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन व इसका विनिमय करना, ठीक है, विनियमन करना। ओके, देन जो आपका नैक है, नैक का काम होता है उच्चतर अध्ययन संस्थाओं को प्रत्यायन प्रदान करना। CAB का काम होता है शिक्षा की नई नीति व उसके कार्यक्रम तैयार करना। और NCTE का काम होता है उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन व इसका NCTE का काम होता है शिक्षा संस्थाओं के मानकों का विनियमन, यानी कि टीचर्स को ट्रेनिंग देना। ये काम होता है NCTE का। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना कब की थी? ठीक है,
सैडलर आयोग की जो स्थापना है ब्रिटिश सरकार ने की थी 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे केवल डाइट की फुल फॉर्म पूछी गई है। डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी हो जाए, क्योंकि डाइट जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड ही है। ओके, अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत में अपनाई गई रणनीति क्या है? जो भारत में क्या रणनीति अपनाई गई जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया, यानी कि जो शिक्षा है वो सबको दी जाए। ए ऑप्शन में आपके लिए जो ऑप्शन है वो दिया गया है सार्वभौमिक नामांकन, यानी कि इसका मतलब होता है कि सारे बच्चों का नामांकन होगा, सबके नाम लिखे जाएंगे। सार्वभौमिक प्रतिधारण, यानी कि जो बच्चे हैं अगर उनका एक बार स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो उनको अपनी पूरी स्कूलिंग करनी होगी। उसके बाद स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक प्रावधान। ठीक है, तो ये जो तीनों ही ऑप्शन है ना आपके, जो बच्चे हैं उनके जो सार्वभौम प्रावधान का मतलब ये है कि जो स्कूल्स हैं ना बच्चों के वो उनके घर के पास होंगे, घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही आपके करेक्ट हैं। उसके बाद हम चलते हैं 11th की ओर। जो आपका 11वां प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है विश्वविद्यालय स्वायत्तता का अर्थ। विश्वविद्यालय स्वायत्तता का क्या अर्थ होता है? तो स्टूडेंट, विश्वविद्यालय स्वायत्तता का अर्थ है यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि बाहरी नियंत्रण से मुक्ति। ठीक है, ब्राह्मण्य नियंत्रण से मुक्ति। यहाँ पे आप स्वायत्त हैं, आपको आज़ादी है, अपने अकॉर्डिंग आप अपनी यूनिवर्सिटी को चला सकते हैं। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? बाहरी नियंत्रण से मुक्ति। अब हम चलेंगे अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वें क्वेश्चन में भी आपसे मिलान करवाया जा रहा है और इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि जो आपका फर्स्ट है ए यानी कि आर्य सत्य, इसका मतलब होता है जीवन में दुख। देन द्वादश निदान, इसका मतलब होता है नाम रूप। अष्टांग मार्ग, इसका मतलब होता है सम्यक व्यायाम करना। देन डी आपका निर्वाण, यानी कि समाधि ले लेना, निर्वाण कर देना। ओके, निर्वाण। अब हम चलेंगे अपने 13th क्वेश्चन की ओर। 13th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1948 में गठित यूजीसी के लिए किसने सुझाव प्रस्तुत किया? यूजीसी के लिए किसने सुझाव प्रस्तुत किया? तो वो है आपकी राधा कृष्णन आयोग, यानी कि राधा कृष्णन कमीशन। उसके बाद शैक्षणिक अवसरों की समानता किसके द्वारा संभव है? कैसे आप सबको बराबरी का जो है शैक्षिक अवसर प्रदान कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, बिना किसी भेदभाव के लिए सबके लिए शैक्षिक संस्थाओं के पोर्टल का विस्तार करना, यही इसका करेक्ट आंसर है आपका 14th क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन की ओर। भारतीय संदर्भ में शारदा अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? स्टूडेंट, जो आपका शारदा अधिनियम है ये आपका बाल विवाह से जुड़ा हुआ है। शारदा अधिनियम के अंदर जो कन्याएं थी उनकी उम्र 18 साल कर दी गई थी और लड़कों की 21 साल कर दी गई थी शादी के लिए। तो यह आपका लड़कियों के बाल विवाह पर रोक लगाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके 15th का करेक्ट आंसर है कि जो शारदा अधिनियम है वो लड़कियों के बाल विवाह पर रोक लगाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। अब चलते हैं 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो स्टूडेंट, इसके अंदर जो आपकी साक्षरता दर है वो आपकी 77.70% है, जो कि राउंड ऑफ करके हम 78% इसका आंसर लगा देंगे। ओके, अब है आपका अगला क्वेश्चन। VEC के तहत SSA का क्या मतलब है? ठीक है, VECC के तहत SSA का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट, जो VECC है उसके तहत SSA का मतलब होता है सर्व शिक्षा अभियान, और यहाँ पे हमें सर्व शिक्षा अभियान कहीं दिया नहीं गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। SSA का क्या मतलब है? सर्व शिक्षा अभियान। और VEC का मतलब क्या है? विलेज एजुकेशन कमेटी, यानी कि ग्राम शिक्षा समिति। तो क्वेश्चन ने ये पूछा था कि ग्राम शिक्षा समिति के अंदर जो SSA आता है, ठीक है, SSA का क्या मतलब है? तो SSA का मतलब क्या होता है आपका? सर्व शिक्षा अभियान। इसको आप याद कर लेंगे, हो सकता है वापस रिपीट हो कभी क्वेश्चन।
ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें आपसे पूछा गया है तकनीकी शिक्षा पर खर्च कम करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कंपनियों के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे आपका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि फिर वही बच्चे आगे काम करने लगेंगे तो ऐसे जो है खर्चा कम हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना कब हुई थी। सो स्टूडेंट्स उसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1985 को। ओके, यहाँ पे केवल आपसे सन पूछा गया है तो हम बता देंगे 1985 को हुई थी। दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि दूरस्थ शिक्षा, जब आप घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, आई एम सॉरी, जब आप कॉलेज से दूर रह के पढ़ाई करते हैं तो वो आपकी दूरस्थ शिक्षा कहलाती है, यानी कि वो आपके डिस्टेंस एजुकेशन कहलाती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड क्या चीज़ है जो सही नहीं है, तो यहाँ पे है निश्चित समय। डिस्टेंस एजुकेशन में कभी भी आपका समय निश्चित नहीं होता, आपकी मर्जी, आप कभी भी पढ़ो। जैसे कि इग्नू है वो भी एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इन क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको ना कुछ लाइंस लिख के दी गई हैं, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि ये लाइंस कहाँ पे किस आयोग के द्वारा कही गई हैं। तो अब देखते हैं कि यह किसके विचार हैं। विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन पद्धति से आबद्ध नहीं रह सकते हैं। समाज की बढ़ती हुई जटिलता और उसकी बदलती हुई संरचना के कारण विश्वविद्यालयों को अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। जो विश्वविद्यालय हैं उन्हें अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना है। यहाँ पे जो इसका आंसर है वो होगा आपका राधा कृष्णन आयोग। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें आपसे पूछा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। स्टूडेंट जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अप्रैल 2010 से आपका राइट टू एजुकेशन लागू हो गया था। हर किसी को शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है। ये कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा निम्नलिखित में से क्या नहीं है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आएगा आपका पूंजी निवेश। जो शिक्षा है वो आपको प्रत्यक्ष लाभ प्रोवाइड करती है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट होता है, ठीक है, आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है। एक अप्रत्यक्ष परोक्ष लाभ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा पर वो है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका जो जीवन है वो थोड़ा सा बदल जाएगा अगर आप शिक्षा ले लेंगे। देन जो डी है वो है मानव संसाधन विकास। जो मानव है उसका विकास भी तो हो रहा है ना शिक्षा से। तो यहाँ पे केवल एक चीज़ जो बच जाती है वो है पूंजी निवेश। क्या शिक्षा में कोई पूंजी निवेश है? नहीं, क्योंकि शिक्षा तो वैसे भी फ्री है सबके लिए। तो यहाँ पे पूंजी निवेश होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछता है विद्यालय शिक्षा का डैश साधन है। तो जो विद्यालय है वो शिक्षा का कैसा साधन होता है? विद्यालय होता है शिक्षा का औपचारिक साधन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 25 है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। देखिए, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का काल क्या है। स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1206 में दिल्ली सल्तनत आई थी भारत में, ठीक है, और फिर उनके साथ ही मुसलमान आ गए, मुस्लिम शिक्षा शुरू हो गई। उसके बाद फिर मुग़ल आ गए 1526 में। तो ऐसे करते करते जब तक ब्रिटिश काल आया तब तक भी मुस्लिम कालीन शिक्षा चलती रही। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 26 है उसमें पूछा है वैदिक कालीन शिक्षा संस्थाओं के क्या रूप थे। तो गुरुकुल थे। जैसे अभी स्कूल्स हैं वैसे ही बच्चे वैदिक काल में कहाँ पढ़ा करते थे? गुरुकुल में पढ़ा करते थे। स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा मैकाले के विवरण पत्र से, ठीक है, मैकाले मिनट्स ऑफ 1835। 1835 में आया था आपका मैकाले मिनट्स, उसके द्वारा ही आधुनिक भारत की शिक्षा की आधारशिला रखी गई थी। इसको आपको याद कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। जो बौद्ध धर्म है उसके क्या संप्रदाय हैं? हीनयान है, महायान है या दोनों है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा दोनों। हीनयान महायान दोनों बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली बीएड। बीएड जो है वो आपका कितने साल का होता है? वो आपका होता है 2 साल का। ओके, लास्ट अभी मैं क्वेश्चन 30 तक ही डिस्कस करूंगी। भारत में प्राथमिक शिक्षा सर्वप्रथम किस राज्य ने अनिवार्य की थी? इसका आंसर है बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा ने सबसे पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की थी। स्टूडेंट्स, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो यानी कि इसी वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी। आगे की वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, तब आप आगे के क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।